हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों। ग्रीस के वर्क परमिट को लेके जो भी आपकी क्वायरीज थी, जो भी आपके सवाल आ रहे थे ग्रीस के वर्क परमिट को लेके, उन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ग्रीस के वर्क परमिट कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट का क्या सही ना, वीज़ा रेशो कितनी है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जब आप एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट करवाते हैं, और वगैरह वगैरह। आप इस परमिट के ऊपर यहाँ पे कितना स्टे कर सकते हैं, कितना टैक्स पे करना होता है, और ग्रीस के वर्क परमिट पे आप दूसरी कंट्रीज़ में आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। जो भी आपके सवाल आ रहे थे, जो भी क्वायरीज थी ग्रीस के वर्क परमिट को लेके, वो आज आपको इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। और ये भी कि आप अपने ग्रीस के वर्क परमिट को कैसे खुद चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है, और ख़ुद से आप बगैर किसी एजेंट की हेल्प लिए खुद अपनी जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं ग्रीस के अंदर। तो इन तमाम चीज़ों के सवाल आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रीस के अंदर कितने टाइप्स के वर्क परमिट होते हैं। देखो दोस्तों, ग्रीस के अंदर नॉर्मली तो 2-3 किस्म के वर्क परमिट्स होते हैं, जिनके अंदर जो फेमस वर्क परमिट्स हैं, जो कि पाकिस्तानी इंडियंस या हमारे लोग जो अप्लाई करते हैं, वो होते हैं सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो सीजनल वर्क परमिट होते हैं, और सेकंड नंबर पर जो आते हैं वो होते हैं परमानेंट वर्क परमिट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड परमानेंट वर्क परमिट, ये होते हैं दूसरे नंबर पे। तो ये दो ऐसे वर्क परमिट्स हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के लिए, कि जो वहाँ से लोग अप्लाई करके यहाँ से ग्रीस में आते हैं। अब इन दोनों वर्क परमिट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म परमानेंट वर्क परमिट को, कि उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँगा इस कि जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वर्क परमिट्स होते हैं वो नॉर्मली एग्रीकल्चर का काम नहीं होता, वो होता है काम फॉर्म के अंदर काम होता है, यानी कि जानवरों के जो फॉर्म्स बने होते हैं यहाँ पे, उसके अंदर भी काम हो सकता है, होटल इंडस्ट्री में काम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम हो सकता है, और मुख्तलिफ काम होते हैं इसके अंदर। और इस लॉन्ग टर्म वर्क परमिट की बेस पे आपको जो वीज़ा पाकिस्तान से या इंडिया से मिलेगा, उस वीज़ा के बाद आपने अगले 90 दिन के अंदर, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आके आपने अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होगा। आपका रेजिडेंस परमिट कैसे अप्लाई होगा? अब जिस एरिया में या जिस इलाके की कंपनी ने आपको ये ऑफ़र दी है या इनविटेशन भेजा है, या जिस कंपनी के थ्रू आप वो वीज़ा लेके आए हैं यहाँ पे, तो जिस एरिया में वो कंपनी सिचुएट करेगी या बिलोंग करेगी जिस एरिया की इमिग्रेशन को, उस एरिया की इमिग्रेशन में आपने यहाँ ग्रीस में आने के बाद जाना, और वहाँ जाके आपने अपना अप्लाई करना होता है रेजिडेंस कार्ड। और जब आप रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं, या जब आप यहाँ आके इमिग्रेशन में चले जाते हैं, तो वो आपको एक VVOC दे देंगे। उस VVOC की बेस पे आप अपना टैक्स नंबर, आप अपना हेल्थ या मेडिकल नंबर, और आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आपको रेजिडेंस कार्ड भी वो इशू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई गाइस। इसके बाद काफ़ी सारे लोगों को ये सवाल होता है कि जिस कंपनी में हम आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म परमानेंट वर्क परमिट की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग लॉन्ग टर्म वर्क परमिट्स के ऊपर आ रहे हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि हम जिस कंपनी में आएंगे तो क्या हमें उसी कंपनी में काम करना होगा, या हम अपनी कंपनी स्किप करके किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। तो गाइस, जिस कंपनी ने आपको वीज़ा भेजा, या जिस कंपनी के वीज़ा पे आप आए हो यहाँ पे, उस कंपनी के साथ आपने पंक्चुअल रह के 1 साल तक काम करना होता है। 1 साल का अर्सा आपने उसी कंपनी में काम करना होता है, और 1 साल के बाद आप आज़ाद हो जाते हो। आप अपनी कंपनी चेंज करो या जैसे मर्ज़ी आप काम करो, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। और इस 1 साल के अरसे में आपकी कंपनी ने आपका प्रॉपर टैक्स अदा किया होना चाहिए। ये तो बात हो गई गाइस लॉन्ग टर्म वर्क परमिट्स की। अब बात कर लेते हैं सीजनल वर्क परमिट की। सीजनल वर्क परमिट के अंदर गाइस इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और कितना टाइम पीरियड आप ग्रीस में स्टे कर सकते हैं इस वीज़ा के ऊपर। नॉर्मली जो सीजनल वर्क परमिट्स मिलते हैं गाइस, या जो उसका वीज़ा आपको मिलता है अपनी कंट्री से, उसका भी सेम प्रोसीजर है। उसके ऊपर भी आपने अगले 3 महीने के अंदर अंदर आके यहाँ पे इमिग्रेशन के अंदर अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होता है। और जब आप रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं तो वो उसी वक्त सेम आपको एक VVOC बना के दे देते हैं। उस VVOC के ऊपर आपने अपना टैक्स नंबर, मेडिकल पेपर और अपना बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करवाना होता है। और ये चीज़ें करवाने के बाद आपने उस कंपनी के अंदर काम करना होता है, और ये चीज़ें बनवाने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं उस कंपनी के अंदर। अब काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि सीजनल वर्क परमिट की बेस पे जब हम आएंगे तो हमें कितने टाइम का कार्ड मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है एरिया वाइज और इमिग्रेशन वाइज कि आप किस एरिया की इमिग्रेशन में हैं। कुछ लोगों को कम टाइम का कार्ड मिलता है, कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम का कार्ड मिलता है सीजनल वर्क परमिट के ऊपर। तो ये भी इमिग्रेशन वाइज डिपेंड करता है।
सीजनल वर्क परमिट के ऊपर ज़रूरी होता है कि आप 1 साल के अंदर आपका 9 महीने का टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने अदा किया हो। इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं सीजनल वर्क परमिट के कि आप जिस एम्प्लॉयर के पास आए हो आपको उसी के पास काम करना है। आप कंपनी स्विच नहीं कर सकते, आप ना ही तो कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी में जा सकते हैं और ना ही आप आज़ाद रह के काम कर सकते हैं। आपको उसी एम्प्लॉयर के अंडर रह के काम करना होता है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल 2 साल का या साल का परमिट मिला है तो वो जब आप रिन्यू करवाओगे तो रिन्यूअल के लिए ज़रूरी है कि पिछले 1 साल के अंदर आपकी कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर जो 9 महीने है उसका टैक्स प्रॉपर अदा किया हो, यानी कि हर साल में 9 महीने का टैक्स अदा हुआ होगा तो ही आपका आगे वो कार्ड रिन्यू होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और इन सीजनल वर्क परमिट्स के अंदर कौन कौन से काम आ जाते हैं? सीजनल वर्क परमिट के ऊपर गाइस नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर काम होता है, फार्म्स के अंदर फ्रूट पिकिंग, वेजिटेबल पैकिंग का काम, और इस किस्म के जो काम है वो नॉर्मली सीजनल वर्क परमिट के अंदर आते हैं। और ये वर्क परमिट्स पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी मशहूर है, मकबूल हैं। नॉर्मली जो पाकिस्तान से हजरात आते हैं नॉर्मली सीजनल वीज़ाज़ की बेस भी आते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। तो ये गाइस 2 किस्म के वर्क परमिट्स होते हैं जो कि हमारी कंट्री से लोग अप्लाई करके यहाँ पे आते हैं। एक बहुत ज़्यादा आने वाला सवाल कि हम अपना ग्रीस का वर्क परमिट कैसे खुद अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि पहले बता दिया है कि अगर तो आपको कोई रिलेटिव है ग्रीस के अंदर तो वो आपकी हेल्प कर सकता है, कोई जानने वाला या कोई कंपनी आपके साथ है राब्ते में तो वो आपकी हेल्प कर सकती है। अदरवाइज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कौमी सतह पे भी जो है ग्रीस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान का साइन हुआ हुआ और उसके तहत भी बहुत बड़ी तादाद में हायरिंग हो रही है। उसके अंदर भी एक बड़ी लेवल की करप्शन हो रही है कि मतलब वो अपने मनपसंद लोगों को ही दे रहे हैं वो कोटा। बहरहाल आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नॉर्मली जो फेवरेबल एज है ग्रीस के वर्क परमिट के लिए वो पाकिस्तानियों के लिए 23 साल से लेकर 35 साल तक है, यानी कि आपकी एज अगर 23 तो 35 के अंडर है तो फिर आप ग्रीस के वर्क परमिट के लिए एक आइडियल एज रखते हो और आप ज़रूर अप्लाई करो। और इसके अलावा आपको कुछ कंपनीज़ की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे आप खुद अपने तहत वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी किस्मत है कि वो आपको वीज़ा देते हैं या नहीं देते। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि एम्बेसी में जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो ऑफकोर्स आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ग्रीस की वीज़ा अपॉइंटमेंट का भी काफ़ी इशू चल रहा है और आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म होना चाहिए। तो ये आप एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये आपके पास होना चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपने अपनी डिटेल, कंपनी की डिटेल और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे ऐड करनी होती है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको ज़रूर चाहिए होता है। तो ये आपकी एक प्रॉपर फाइल होती है जो कि आप एम्बेसी में सबमिट करते हैं और ये चीज़ें सबमिट करने से पहले आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। अपॉइंटमेंट का क्या सीन है गाइस? अब अपॉइंटमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। ग्रीस के वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी है कि ग्रीस की जो वर्क एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में भी ऐसे ही होगा आई होप। पाकिस्तान में जो एम्बेसी है वो ये करती है कि हर महीने के एंड में अगले महीने की अपॉइंटमेंट्स ओपन कर देती है, तो वहाँ से आप अगले महीने की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अपॉइंटमेंट इतना ईजीली मिलती नहीं है गाइस, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में हर चीज़ का एक माफिया बैठा हुआ है। तो जो कंसल्टेंट या एजेंट हजरात हैं वो ब्लैक में सेल करते हैं अपॉइंटमेंट्स। पहले वो खुद किसी न किसी तरीके से किसी सोर्स से अपॉइंटमेंट सारी उठा लेते हैं और फिर आगे उनको वो सेल करते हैं। और पाकिस्तान में आजकल ग्रीस की वर्क वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है वो लाखों में सेल हो रही है, जो कि एक गैर कानूनी और इलीगल एक्ट है। तो बहरहाल ये सच्चाई है गाइस। और अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आपकी फ़ाइल रेडी है, वर्क परमिट आ चुका है, सब कुछ हो गया है, तो भी जो वीज़ा रेशो है, अब बात कर लेते हैं वीज़ा रेशो की। ग्रीस की वीज़ा रेशो जो गाइस पाकिस्तान से इस वक्त चल रही है वो मेरे एस्टिमेट के मुताबिक 20 to 25% है गाइस। अगर 100 बंदे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 20-25 लोगों का ही वीज़ा लग रहा है। सब के डॉक्यूमेंट एक नंबर हैं, जेन्युइन है, हर चीज़ है, लेकिन 100 में से 20-25 बंदों का काम हो रहा है। अब ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। नंबर 1 पे जो चीज़ होती है गाइस वो होता है आपका इंटरव्यू। सेकंड नंबर पर होती है आपकी किस्मत और तीसरे नंबर पर होती है आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन, कि आपकी फ़ाइल कैसे मैनेज है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके ओके हैं तो फिर आपका वीज़ा लग सकता है। पाकिस्तान में और इंडिया में ग्रीस के वर्क परमिट्स को अप्लाई करने वाली जो अफराद हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने अपनी फ़ाइल कैसे प्रिपेयर करनी है, ये कैसे मैनेज करनी है, ये कैसे सबमिट करनी है एम्बेसी के अंदर।
तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इतना खर्चा कर रहे हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अपनी फ़ाइल भी ऑफ कोर्स अच्छे तरीके से सबमिट करें एम्बेसी के अंदर। लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करते जो एम्बेसी में वो सबमिट करते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी फ़ाइल सबमिट करने से पहले किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता कर लें जो कि आपको गाइड कर दे कि आपकी फ़ाइल तरीके से आपने मेंटेन कर रखी है या नहीं। और अपने वर्क परमिट को आप जाने से पहले ज़रूर चेक कर लें। हाँ, वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि आप अपने वर्क परमिट को कैसे चेक कर सकते हैं। गाइज़, जो ग्रीस का वर्क परमिट आपको मिलेगा उसके एंड पे, हर पेज के एंड में एक बार कोड होता है, उसको आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है या वो फेक है। और अगर आपको अपना वर्क परमिट चेक करना नहीं आता तो वो आप हमसे भी चेक करवा सकते हैं। आप अपनी फ़ाइल बनवाना चाहते हैं वो आप हमसे भी बनवा सकते हैं। आपको ग्रीस से या किसी और कंट्री से आपके एम्प्लॉय ने कोई डॉक्यूमेंट भेजे हैं, वर्क परमिट या वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और आपको समझ नहीं आ रहा, वो आप हमसे वेरीफाई करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या फेक है, या इसके अंदर क्या डिटेल मेंशन है। ऑफ कोर्स इस काम के एक सर्विस चार्जेस हैं जो कि आपको अदा करने होते हैं, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में पकड़े हैं एक अजनबी ज़बान में, उसका मतलब क्या है और क्या वो सच्चा डॉक्यूमेंट भी है या वो एक फ़ेक डॉक्यूमेंट है। तो ये डिटेल थी गाइस ग्रीस के वर्क वीज़ा को लेके। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ग्रीस के हवाले से एक अच्छी और डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने किसी किस्म की कोई भी सर्विस लेनी हो या कोई डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करवाने हो या चेक करवाने हो तो वो आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें भेज सकते हैं, और हमारे सर्विस चार्जेस अदा करने के बाद हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।